देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। आपको चार शब्द दिए गए हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है यह आपको बताना है। देखिए प्रादुर्भाव, प्रारुर्भाव, प्रा बाद में दे के नीचे रहे भाव और प्रादुर्भाव, इनमें से कौन सा शब्द है वो शुद्ध होगा। देखिए प्रादुर्भाव आपका जो ऑप्शन फर्स्ट लिखा गया है वो क्या होगा, बिल्कुल शुद्ध होगा। प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, सांभवी का पर्यायवाची। सांभवी का पर्यायवाची क्या होगा। दुर्गा, दासी, पत्नी, पार्वती। सांभवी का पर्यायवाची कौन सा होगा आपका, दुर्गा होगा, ठीक है। सांभवी का पर्यायवाची दुर्गा, ऑप्शन फर्स्ट। फिर देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी। देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखो दे, देखो इसमें भी दे, इसमें भी दे, फिर यहाँ पर प्यासी और प्यासी रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो देखिए यहाँ पर विशेष सोक्ति अलंकार है। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, इसका आंसर होगा। जो स्त्री के वशीभूत हो, जो स्त्री के वशीभूत हो उसको क्या बोलते हैं, स्त्रीदास बोलते हैं, गुलाम, स्त्रीण या प्रेमी। जो स्त्री के वशीभूत हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्त्रीण बोला जाता है, ठीक है। गुलाम नहीं बोलते, प्रेमी भी नहीं बोलते हैं, स्त्रीदास भी नहीं बोलते, उसको स्त्रीण बोलते हैं। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। तोते की तरह आंखें फेरना, तोते की तरह आंखें फेरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। दोस्त के साथ विश्वासघात करना, किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्त होना, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, या बिना सोचे समझे निर्णय लेना। तोते की तरह आंखें फेरना, तो तोते की तरह आंखें फेरने का मतलब होता है कोई भी जो पुराने अपने संबंध होते हैं उसको एकदम से अपन भुला देते हैं, तो उसके लिए काम में लिया जाता है मुहावरा कि तोते की तरह आंखें फेरना। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है और वो कौन सा शब्द है उसका आपको चयन करना है। कौन से शब्द में द्विगु समास है। आजीवन, बुधान, सप्ताह, पुरुष सिंह। तो द्विगु समास की विशेषता आपको पता होनी चाहिए। द्विगु समास का लक्षण क्या होता है, जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास में हमेशा पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। और आजीवन में यहाँ पर आपको कोई भी पद है वो संख्यावाची नहीं दिखाई दे रहा, बुधान में भी नहीं है, पुरुष सिंह में भी नहीं है। सप्ताह है, 7 दिनों का समूह है सप्ताह है, तो यहाँ पर सप्ताह आपको पहला पद है वो संख्यावाची दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सप्ताह है जो शब्द है वो द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का आपको नाम बताना है। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि कौन सी है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा हो जाएगा आपका, विसर्ग संधि। हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है आपकी, विसर्ग संधि है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अब आप सभी हरिश्चंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा यह आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। देखते हैं कितने जो स्टूडेंट हैं वो इसका राइट आंसर बताते हैं। हरिश्चंद्र का संधि विच्छेद। फिर देखिए पुरोहित, पुरोहित में उपसर्ग है। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है यह आपको बताना है। पुरस, पुरह, पुरा, पुर। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग जो है वो संधि से ही निकलते हैं, ठीक है। जिस भी स्टूडेंट को संधि अच्छी तरीके से आती है उसको उपसर्गों का ज्ञान अवश्य होगा। पुरोहित का अगर आप संधि विच्छेद कर सकते हैं तो यहाँ से आपका उपसर्ग भी निकल आता है। पुरोहित में आपको अगर उपसर्ग पूछा जाए तो आपका कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, पूरा है उपसर्ग होगा इसके अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। खुशकिस्मत में उपसर्ग कौन सी भाषा का है। खुशकिस्मत में जो उपसर्ग है वो कौन सी भाषा का है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा इसके अंतर्गत उपसर्ग है। तो खुश इसमें उपसर्ग है, तो आपको बताना है कि ये कौन सी भाषा का है। अरबी का है, फारसी का है, तुर्की का या संस्कृत का है। तो संस्कृत का नहीं है और अरबी का भी नहीं है। खुशकिस्मत में जो उपसर्ग है वो आपका फारसी भाषा का उपसर्ग है। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में कौन सा कारक है। चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अपादान कारक है, अधिकरण है, संप्रदान है, या फिर संबंध है। चारपाई पर चादर बिछा दीजिए। देखिए आपको पता है यहाँ पर कारक पूछा है तो कौन सी कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए चारपाई पर, तो पर किस में आता है, में, पे, पर, ये तीनों जो शब्द हैं वो अधिकरण।
तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, अधिकरण कारक विभक्ति में आते हैं। इसका मतलब यहाँ पर इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है ऊपर की ओर जाना। ऊपर की ओर जाना, ऊपर की ओर जाना, इसके लिए एक शब्द कौन सा काम में लिया जाता है, उन्नत, ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वमुख या ऊर्ध्वता। ऊपर की ओर जाना, इसके लिए शब्द काम में लिया जाता है ऊर्ध्वगमन। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। जिस पर किसी काम का दायित्व या भार हो, जिस पर किसी काम का दायित्व या भार हो, उसको क्या बोला जाता है, कार्यभारी, कामपोशी, कामकाजी या कर्तव्यनिष्ठ। जिस पर किसी काम का दायित्व या भार हो तो उसको क्या बोला जाता है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, क्या बोला जाता है उसको, कार्यभारी बोला जाता है। ठीक है, कार्यभारी बोला जाता है जिस पर किसी काम का दायित्व या भार हो। ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ नहीं बोलते उसको, कामकाजी भी नहीं बोलते, कामपोशी भी नहीं बोलते। आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, कार्यभारी होगा। जिसे लगता हो मेरी आशा पूरी हो जाएगी, जिसे लगता हो मेरी आशा पूरी हो जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, आशातीत, आशिक, आशान्वित, आशित। जिसे लगता हो मेरी आशा पूरी हो जाएगी, उसके लिए एक शब्द काम में लिया जाता है, आशान्वित शब्द है वो काम में लिया जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। उपकार नहीं मानने वाला, उपकार नहीं मानने वाला, देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है आपका कृतज्ञ और दूसरा होता है आपका कृतघ्न। एक होता है उपकार को मानने वाला, एक होता है किए गए उपकार को नहीं मानने वाला। तो जो मानता है उसको बोलते हैं कृतज्ञ, जो नहीं मानता है उसको बोलते हैं कृतघ्न। आपको पूछा है किए गए उपकार को नहीं मानने वाला, तो कृतघ्न क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, किसी और की वस्तु है अगर वो आपके पास में रखी हुई है तो उसको आप क्या बोलोगे। देखिए कल परसों भी अपने ये क्वेश्चन आया था और वहाँ पर ऑप्शन जो है थे वो आपको अलग दे रखे थे और वहाँ पर थाती जो शब्द था उसको राइट आंसर माना गया था, लेकिन थाती का ही पर्यायवाची आपको यहाँ पर दिया गया है, काफ़ी फेमस है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की जो वस्तु होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, जमानत, हरोहर, गिरवी, धरोहर। तो हरोहर और जमानत तो नहीं बोलते, इनमें से आपको बताना है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या होती है, आपकी धरोहर होती है। आपको अगर धरोहर ऑप्शन में दे दिया जाए या थाती ऑप्शन में दे दिया जाए एक ही बात है, धरोहर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उसके लिए कौन सा शब्द काम में लेते हैं, अंतरित, स्थानांतरित, प्रवासी या मुसाफिर। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, आपका स्थानांतरित बोला जाता है। काफ़ी कॉमन शब्द आप सभी को पता होगा, स्थानांतरित क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, जिसका जो जन्म है वो उच्च कुल में हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको ब्राह्मण बोलते हैं, क्षत्रिय, कुलीन या कुलश्रेष्ठ। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है जिसका जन्म है वो उच्च कुल में हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, कुलीन। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। कुलश्रेष्ठ इसका आंसर नहीं होगा। गांव की जमीन और उसकी जो मालगुजारी है उसका लेखा जोखा रखने वाला जो सरकारी कर्मचारी होता है उसको क्या बोलते हैं, गांव की जमीन और उसकी मालगुजारी का लेखा जोखा रखने वाला जो सरकारी कर्मचारी होता है उसको क्या बोलते हैं, जमींदार, महाजन, जिलाधीश या पटवारी। तो देखिए जमींदारी जो व्यवस्था है वो तो फिलहाल वर्तमान में बंद है, आपको पता है। प्राचीन काल में जो रियासतकालीन दर्जे थे वहाँ पर होती थी। महाजन भी नहीं है, जिलाधीश भी नहीं होगा, इसका आंसर कौन सा होगा, आपका पटवारी होगा। गांव की ज़मीन और उसकी मालगुजारी का जो लेखा जोखा रखने वाला सरकारी नौकर या सरकारी जो कर्मचारी होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, पटवारी बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। जिसमें कोई काम अच्छी तरह से करने की योग्यता हो, जिसमें कोई काम अच्छी तरीके से करने की योग्यता होती है उसको क्या बोला जाता है, दूरदर्शी, प्रशिक्षु, कार्यपालक या दक्ष। कोई भी काम हो सकता है, चाहे वो आपका क्रिकेट खेलना हो सकता है या वॉलीबॉल खेलना हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है। कोई भी काम जिसमें अच्छी तरीके से करने की योग्यता होती है उसको क्या बोला जाता है, दक्ष बोला जाता है। ठीक है, यानी कि उस काम में वो क्या है, परफेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। किसी बात को समझाने के लिए दिया गया उदाहरण, किसी बात को समझाने के लिए दिया गया जो उदाहरण है उसको क्या बोला जाता है, दृष्टिकोण, उपालंब, दृष्टांत या कथोपकथन। किसी बात को समझाने के लिए दिया गया जो उदाहरण होता है उसको किस नाम से जानते हैं, दृष्टांत के नाम से उसको जाना जाता है। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। ये सीरीज़ कंटिन्यू इसी तरीके से जारी रहेगी।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।